हेलो दोस्तों, तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा चैप्टर 4 है इकोनॉमी का। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसे जो है ख़त्म करेंगे आज ही। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा विदेशी क्षेत्र की या एक्सटर्नल सेक्टर। तो भारत की जो व्यापार प्रणाली है, इंडिया ट्रेडिंग रिजाइम, तो ये सुर्खियों में क्यों था? क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो भारत के जो 10 वाणिज्यिक भागीदार हैं, टॉप 10 जो वाणिज्यिक भागीदार हैं, मतलब जिससे सामान हम आयात और निर्यात करते हैं जिन देशों से, उसमें से 9 के साथ जो है व्यापार घाटा मतलब ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। मतलब हम जो आयात कर रहे हैं ना वो ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। मतलब हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तभी तो हमें बेनिफिट होगा, पर हम आयात उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ दे रखी है स्थिति, भारत की स्थिति वैश्विक बाज़ार में। तो सबसे पहले देखिए 2018 से 19 में जो हमारा जो वो था पण्य निर्यात मतलब मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम सामान का करते थे, वो जो है 331 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था उस समय 18 से 19 में, जो कि वैश्विक भागीदारी की हिस्से की अगर बात करें तो 2.2% से भी जो है कम है। मतलब 2018 में ये 1.7% था। वर्तमान में जो भारत है उसके 70% तक जो निर्यातक जो स्टेट है ना, जो सबसे ज़्यादा निर्यात करती हैं, वो कौन सी है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये 5 स्टेट सबसे ज़्यादा निर्यात करती है दूसरे देशों में सामान को। ठीक है, उसके बाद लगभग सभी प्रमुख जो व्यापार भागीदार हैं उनके साथ निर्यात की तुलना में भारत का जो आयात है वो अधिक बना हुआ है। इसको अगर यूएसए को छोड़ दें, ठीक है, इसके साथ ही जो भारत का व्यापार है वो अधिशेष में, सरप्लस में है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। मतलब आयात वहाँ से कम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू निर्यात वहाँ पे ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, इसके लिए भारत जो अमेरिका है उसने 19 से 20 में लगातार दूसरे वर्ष जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। इससे पहले जो है चाइना था सबसे ज़्यादा जो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश। 18 से 19 में चीन को जो है पछाड़ा था यूएसए ने और भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया था। क्या तब है कि वर्ष 2013-14 से लेके 18-19 तक कौन था? चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। ठीक है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में सरकार ने कुछ जो है कदम अपनाए थे, प्रमुख उपाय किए थे। तो उपाय को देख लेते हैं जिसकी वजह से व्यापार में इतना ज़्यादा हमें बेनिफिट हुआ। 2017 में सबसे पहले विदेश व्यापार नीति आई, 15 से 20 5 सालों के लिए। ठीक है, उसकी मध्यावधि समीक्षा आयोजित की गई। उसके बाद 2017 में जो है एक लॉजिस्टिक डिवीज़न बनाया गया, संभार तंत्र की स्थापना की गई जो वाणिज्य विभाग की देखरेख करता था। 2017 में जो है निर्यात के लिए एक ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट्स स्कीम TIES मतलब व्यापार अवसंरचना योजना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया व्यापार करने के लिए। उसके बाद परिवहन की जो उच्च लागत थी, ठीक है, परिवहन में जैसे सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता था, उससे होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए क्या किया? निर्दिष्ट जो कृषि उत्पाद थे ये जो है निर्यात के लिए परिवहन और विपणन सहायता योजना भी इनमें शुरू की गई। मतलब जो चाइना का मॉडल है, जैसे वहाँ पे अगर कोई रॉ मटेरियल कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए गेहूँ कहीं पे प्रोड्यूस है, तो उसके आसपास ही वो और फैक्ट्री जो गेहूँ से बनने वाली चीज़ें जैसे बिस्कुट फैक्ट्री लगा देगा। ठीक है, उस टाइप से जो भी गेहूँ से बनेगा उसके आसपास ही लगा देता है और उनका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो पूरा सरकार उठाती है। ठीक है, इसलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा वो जो है कृषि में संपन्न देश में आ जाते हैं। तो वही मॉडल भारत ने भी अपनाया है 2017 में। ठीक है, ये हमारी मर्चेंडाइज जो ट्रेड परसेंट है वो दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे बढ़ गई, जो 2000 कितने 2008 से जो है ये 6 से बढ़नी शुरू हुई थी, फिर यहाँ पे डिक्लाइन आया, फिर बढ़ी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब फिर जो है इसमें कमी आ रही है। पर अब कोरोना के वजह से जो है अलग सिनेरियो है, तो वो भी देखते हैं क्या क्या है, कोरोना की वजह से क्या हुआ। जो हमारा करंट अकाउंट था, जो इंडिया रिसेंट करंट अकाउंट चालू खाता अधिशेष, मतलब अगर देखिए जैसे आयात हमने जो है जो कोरोना हुआ ना उसमें आयात नहीं किया, जैसे तेल का नहीं किया, ये देखिए कच्चे तेल की कीमत इसका नहीं किया, कच्चे तेल का नहीं किया, घरेलू जो मांग थी उसमें कमी आ गई कोरोना की वजह से। तो इसकी वजह से जो अमेरिका था उससे 10 बिलियन डॉलर जो अमेरिकी डॉलर है उसका संकुचन हो गया। मतलब इतना बिजनेस हमने कम किया, इतना हमने आयात जो है कम किया, जिसकी वजह से जो हमारा वो था ना करंट अकाउंट, वो जो है पॉजिटिव में चला गया। ठीक है, पैसा उसके पास बच गया काफ़ी ज़्यादा। तो भारत ने अप्रैल जून 2020 में दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी के 3.9% के बराबर चालू खाता अधिशेष दर्ज किया। ठीक है, मतलब जो जीडीपी का जितना 3.9% होगा वही हमारा करंट अकाउंट हो गया। ठीक है, इससे पहले भारत का जो चालू खाता था वर्ष 2006 से 7 की मार्च की जो तिमाही थी उसमें पॉजिटिव रहा था। इससे पहले जो हमारा CA था करंट अकाउंट, वो 2006 से 7 की जो वो था ना तीसरा महीना तिमाही, उसमें पॉजिटिव रहा था। 2001 से 2 से लेके 3-4 तक जो लगातार 3 वर्ष थे
उसमें भी ये पॉजिटिव ही रहा था। ठीक है, कोविड-19 के मारे जो है आयात में गिरावट आई हमारे। ठीक है, ये हमारा फिगर दे रखा है ट्रेड बैलेंस का दे रखा है फिगर। उसके बाद करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, ये यहाँ से जाके अभी पॉजिटिव में जा रहा है। उसके बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी जो है रुकावट कहीं ना कहीं आई थी, इसके कारण जो है भारत का करंट अकाउंट बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह जो स्थिति है अपने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें भी पैसा इसकी वजह से, क्योंकि हम उसी विदेशी मुद्रा भंडार से तो जो है जैसे अमेरिका से जो $10 बिलियन का जो बचा है उसका हम वो करते आयात करवाते, तो उससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया, वृद्धि कर गया। करने से जो आरबीआई उसको सहायता होगी, जो वित्तीय और बाह्य क्षेत्र है उसकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें जो आर्थिक समृद्धि है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देश के पास घरेलू उत्पादन के लिए भुगतान करने हेतु पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। मतलब पूंजी उपलब्ध है तो वो घरेलू उत्पादन में हम लगाएंगे। उसके बाद देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है प्रथम बार $500 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार में जो विदेशी मुद्रा है परिसंपत्तियाँ या जो विदेशी मुद्रा है स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो IMF है उसके विशेष आहरण अधिकार जो SDR होता है और जो IMF है इसमें आरक्षित निधि को शामिल करता है। ठीक है, इसमें मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें SDR और IMF इन दोनों का पैसा रखा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कितना भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो सबसे पहले हमारा करंट अकाउंट देखिए, इसमें जो है जैसे ट्रेड गैप हो गया हमारा, जो पैसे जिसका आता है ट्रेड गैप का हो गया, और न्यू करंट ट्रांसफ़र, न्यू इनकम अब्रॉड, रिसेंटली कंट्री करंट ट्रांजैक्शन लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो खर्चा आता है वो करंट अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, जो इनफ्लो टोटल पैसे का इनफ्लो होता है ना वो हमारा कैपिटल अकाउंट में होता है। जो भी जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो जो इनकम होगी या फिर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कोई, ठीक है, ECB अदर्स, ये सब पैसा हमारा इसमें चला जाता है कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद जो भारत का प्रशुल्क ढांचा है, ठीक है, वो जो है प्रशुल्क ढांचा जारी कौन करता है। प्रशुल्क मतलब क्या होता है, ड्यूटी। ड्यूटी जो जैसे आप कहीं दूसरे देश से कुछ सामान मांगेंगे तो उस पर ड्यूटी लगती है ना, जैसे अब ड्यूटी फ्री रूट है ये, जहाँ पे ड्यूटी नहीं लगेगी, प्रशुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके जो ढांचा है, जो प्रशुल्क का ड्यूटी का ढांचा है उसको कौन जारी करता है, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंकटाड है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, इन तीनों के द्वारा जो है इसके जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब कैसे हम जो है इसको ले पाएंगे, ड्यूटी को कैसे लेंगे, तो ये स्ट्रक्चर कौन डेवलप करता है, ये तीनों जो है हमारी कंपनियाँ, जो संस्थान है वो इसे डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2018 उसमें भारत में जो ड्यूटी फ्री रूट है उसके माध्यम से प्रवेश करने वाली विभिन्न प्रकार की विनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी लगभग 18% के स्तर पर पहुंच गई। मतलब जो जहाँ पे प्रशुल्क नहीं लग रहा था उस रूट से आए, और ये 18% का यहाँ पे इसका मतलब आयात हो गया इस सामान का, ऐसे सामान का। ऐसे अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में बहुत अधिक औसत प्रशुल्क के विद्यमान होने के बावजूद हुआ है। मतलब जो भारत है जो आयात करता है ना किसी भी देश से, ठीक है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाता है। ठीक है, वो दूसरे देश को देना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है भारत में, अगर उसको सामान अपने यहाँ पे डंप करना है, मतलब बेचना है, तो उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ऐसा इसीलिए हुआ 18% का जो ये ड्यूटी फ्री रूट था, लोगों ने मतलब जो है अपना वो बचा लिया जो उन पर ड्यूटी लग रही थी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ड्यूटी कम होती तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, है ना। उसके बाद है बाइंडिंग कवरेज। बाइंडिंग कवरेज क्या होता है, जो आयात के लिए जो बाध्य दरें होती हैं, मतलब हम कुछ सामान मंगा रहे हैं तो उसमें एक बाध्य दर होगी ना कि आपको इतने % पे करना ही होगा, 5% जो भी होगा, 10%, और जो टैरिफ होता है, प्रशुल्क होता है, उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। ठीक है, टैरिफ को कम करेंगे, और जो बाध्य दर होगी ना कि हम मान लीजिए यहाँ पे कोई टोल टैक्स है, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे 20% है। ठीक है, तो इसको मैं फिक्स कर दूंगा, और जो यहाँ पे जो वो होगा ना टैरिफ होगा उसको कम करता जाऊँगा। ठीक है, तो धीरे धीरे कम करने के लिए एक देश की प्रतिबद्धता का एक व्यापक ये एक संकेतक होता है बाइंडिंग कवरेज वस्तुतः। मतलब एक तरह से अपने जो टैक्स ले रहे हो वो ले रहे हैं, ड्यूटी ले रहे हैं, उसको फिक्स कर देना कि मैं इतने इतने % ही लूँगा। ठीक है, तो इससे जो बाइंडिंग जो कवरेज है हमारी, उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 74% है, जबकि चीन की कितनी है, 100% है। मतलब चीन ने जो है अपना सब जगह टैरिफ जो उसका वो था ड्यूटी थी वो फिक्स कर चुका है वो। ठीक है,
अन्य संबंधित अगर तथ्य देखें तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें भारत ने प्रशुल्क पर पुनः वार्ता की मांग की है। मतलब जो भारत, जैसे अब देखेंगे आप RCEP, इससे भी भारत बाहर हो गया ना, तो इस टाइप से उसने जो प्रशुल्क पर पुनः वार्ता जो प्रशुल्क है वो चाहता है, वो उसे नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। ठीक है, भारत ने जो WTO है उसमें कुछ वस्तुओं पर बाध्य दरों या कथित तौर पर जो सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद है उस पर ऊपरी प्रशुल्क सीमा को जो है पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब जो हमारा केंद्र है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से जो चयनित क्षेत्र है उसमें घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम इसे कम कर देंगे, जो बाहर से आ रहा है, अगर ड्यूटी कम कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा माल आएगा। ठीक है, जिससे इससे हमारे जो घरेलू उद्योग है वो हतोत्साहित होंगे। विश्व व्यापार संगठन के नियम देशों को निर्यात में पर्याप्त रुचि वाले जो उत्पाद है उसके लिए बाध्य दरों को पुनः निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, यदि देश में लागू या वर्तमान प्रशुल्क दर बाध्य दर का उल्लंघन करे तो। ठीक है, जैसे फिगर देखिए, तो इसमें फिगर में देखिए क्या दे रखा है, जो मतलब टैरिफ वगैरह, जैसे प्रीफरेंशियल जो टैरिफ होता है, मतलब जो हम जैसे हम अगर अमेरिका हमारा जो है उसमें आता है टॉप 10 में, तो हमको उसको प्रीफरेंशियल टैरिफ दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सबसे कम होता है। ठीक है, इससे जो है व्यापार और तेज़ी से बढ़ता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे BTR लाइन देखें, BTR लाइन कह रहा हूँ, ये जो टैरिफ रेट फॉर नॉन, अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है तो उनके लिए टैरिफ सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, BTR क्या होता है, मैक्सिमम मोस्ट फेवर्ड जो टैरिफ लेवल होता है फॉर ए गिवन कॉमोडिटी लाइन, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये अगर आप WTO के मेंबर नहीं है तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगेगा कुछ भी सामान खरीदने या बेचने पे। ठीक है, एक MFN का दर्जा होता है, रेट एट विच कंट्री ट्रेड विद WTO मेंबर, जिनके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं वो आपस में MFN का दर्जा दे देते हैं दर्जा। जैसे अभी पिछले साल जो है भारत ने पाकिस्तान से वापस ले लिया उसको। ठीक है, वैसे तो दिया ही क्यों था पता नहीं, पर फिर वापस ले लिया अब। ठीक है, प्रीफरेंशियल टैरिफ काफ़ी कम होता है, रेट एट विच कंट्री इंडिविजुअल एग्री टू ट्रेड। ठीक है, तो जो ये WTO है ये क्या कर सकता है, ये मतलब उनके रेट को दोबारा से वो कर सकता है। अगर निर्यात में जो पर्याप्त रुचि है, मतलब अगर सामान देने में पर्याप्त रुचि है तो उसके जो उत्पाद के जो बाध्य दर होता है उनको पुनर्निर्धारित कर देता है, अगर जो वर्तमान में जो प्रशुल्क दर है वो बाध्य दर का अगर उल्लंघन कर रही हो तो। ठीक है, उसके अलावा वार्ता के माध्यम से देश को अपनी बाध्य दर होता है उसको बढ़ाने के लिए निर्यातक देशों को क्षतिपूर्ति करनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये फिगर है, ये फिगर में देखिए क्या दे रखा है। ये फिगर जैसे इंडिया अमंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ रिमेन अमंग द हाईएस्ट, जो उसकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती है वो सबसे हाईएस्ट है, देखिए 17.6। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सब की देखिए कम होती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी और ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। ग्रीन में क्या है, एवरेज शेयर ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कैटेगरी अमंग द इम्पोर्ट्स, कुछ जो ड्यूटी फ्री सामान होगा ये वो है। ठीक है, ये सबसे कम है इंडिया का, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया को पता है कि जो निवेशक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा इसलिए कर रखी है ताकि इंडिया को बेनिफिट हो। बट इन द की सेक्टर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट पोर्ड एज इन 2018। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, तो इसमें जो ये ग्रीन वाला क्या है, शेयर ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट इन कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे जिसमें जो इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत होगी उन चीज़ों पे उन्होंने ड्यूटी फ्री मतलब कम कर रखा है उसे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 29.6%, इसे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है इंडिया ने। ठीक है, उसके बाद नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इस पे भी जो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कैटेगरी है उसको भी बढ़ा रखा है। ठीक है, इधर से मैन्युफैक्चर में भी बढ़ा रखा है। उसके बाद ये ग्रीन वाला क्या है, एवरेज ड्यूटी चार्ज इन ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये जो जैसे कि अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसमें हमने जो ड्यूटी फ्री सामान है उसको कम कर रखा है। ठीक है, पर हमें इलेक्ट्रिकल मशीनरीज की ज़रूरत है तो यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट है वो हम ज़्यादा गेन करते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी तो उसमें ड्यूटी फ्री भी होगा तो ठीक है, क्योंकि ड्यूटी लगेगी तो उसका उतना ही फिर वो कम हो जाएगा, मतलब लोग वहाँ इंडिया में उसे देने से कतराएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो उसकी वजह से उन्होंने ड्यूटी फ्री सामान में से डाल दिया। अगला टॉपिक है निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो नीति आयोग है उसने जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है उसके सहयोग से एक जो EPI रिपोर्ट है 2020 उसको तैयार किया है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो ये होता क्या है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,
तो ये जो उपराष्ट्रीय स्तरीय पर जो निर्यात संवर्धन है उसके लिए महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्रों की पहचान करता है, करने हेतु एक डेटा संचालित प्रयास करता है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्यात हम कर सकते हैं। ठीक है, इस सूचकांक का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो भारत के सभी राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, कंपटीशन बढ़ाना, जितनी भी स्टेट हैं आपस में। उसके बाद जो है ये करता कैसे है, ताकि जो दो स्टेट में कंपटीशन बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, ताकि जो निर्यात प्रोत्साहन है उसके अनुकूल नीतियों का निर्माण हो सके, एक विनियामक ढांचे को सुगम बनाया जा सके, आवश्यक अवसंरचना का निर्माण हो। मतलब ये सब आपस में कंपटीशन किस लिए बढ़ाता है, इन सब रीज़न की वजह से बढ़ाता है आपस में कंपटीशन। रणनीतिक अनुशंसाओं की पहचान की जा सके। ठीक है, राज्य एवं संघ राज्यों के निर्यात तत्परता के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने का प्रयास करें। ठीक है, तथा निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक हो। क्या क्या उद्देश्य इससे पूर्ण होंगे, जो हमारे वो हैं उनकी रैंकिंग बढ़िया होगी, जो राज्य और संघ राज्य के सूचकांक हैं उनकी रैंकिंग अच्छी होगी। निर्यात तैयारी एवं निष्पादन जो होगा वो भी अच्छे से होगा। चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान होगी। सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ईपीआई की संरचना में 4 स्तंभ हैं और 11 उपस्तंभ है। इन्फोग्राफिक्स में ऊपर फिगर में दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या स्तंभ है। सबसे पहले पॉलिसी 4 स्तंभ ये हैं, बिजनेस इकोसिस्टम, बिजनेस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये 4 जो है स्तंभ है और ये इसके 11 उपस्तंभ हैं। तो इसमें जो है इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, तो निष्कर्ष क्या हैं इसके प्रमुख। तो समग्र रूप से अगर भारत का सूचकांक पर जो औसत प्राप्तांक है वो 39 है। इसमें नीति एवं व्यवसाय पारितंत्र दोनों उच्चतम अंक वाले स्तंभ हैं। ठीक है, नीति और व्यवसाय पारितंत्र, देखिए नीति और व्यवसाय क्या हो गया रहेगा, पॉलिसी, और जो व्यवसाय पारितंत्र बिजनेस इकोनॉमी, ये दोनों क्या है हमारे, दोनों उच्चतम अंक वाले स्तंभ हैं। ये दोनों जो है उच्चतम अंक वाले स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, जबकि निर्यात जो है पारितंत्र सबसे कम अंक वाला स्तंभ हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट है दोनों जो वो है सबसे कम अंक वाले पारितंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो तटीय राज्य है उनका निष्पादन सर्वश्रेष्ठ रहा है। यहाँ पे कुछ राज्यों की बात करेंगे जिनकी रैंकिंग दी गई है। राज्यों को भौगोलिक रूप से वर्गीकृत किया है, अर्थात तटीय, स्थलरुद्ध, हिमालय और संघ राज्य क्षेत्र। अगर हम बात करें तो सबसे समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्तर पर कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, स्थलरुद्ध जो स्थल से घिरे हुए हैं, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा। हिमालय उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। 3 संघ राज्य है तो दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो इनका रैंकिंग सबसे ऊपर है। सूचकांक में रेखांकित किया गया कि जो भारत में निर्यात संवर्धन है उसको मुख्यतः 3 आधारभूत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या चुनौतियाँ आती है भारत के सामने, निर्यात अवसंरचनाओं में, क्षेत्रों में एवं क्षेत्रों के मध्य व्याप्त विषमता है। ठीक है, अलग अलग जो एरिया उनके बीच व्याप्त विषमता है। राज्यों के मध्य जो निम्न व्यापार सहयोग तथा समृद्धि नीति है उसकी निम्न स्थिति। ठीक है, जटिल एवं विशिष्ट जो हमारे निर्यात है उसको बढ़ावा देने के लिए निम्न स्तरीय अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निम्न स्तरीय है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले पेज पे जो टेबल दे रखी है काफ़ी, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेटेज स्ट्रक्चर ऑफ पिलर एंड सब पिलर, तो कौन से पिलर और सब पिलर हैं। सबसे पहले पब्लिशिंग अगर एजेंसी की बात करें, देखिए 4 तरह के अलग अलग हुए हैं, LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ट्रैकिंग अक्रॉस बॉर्डर डूइंग बिजनेस, ट्रेड फैसिलिटी इंडेक्स, एनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या क्या करती हैं, व्हाट इट मेज़र, किसके द्वारा की जाती हैं, इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, और बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट कंट्री कौन सी है इसमें। ठीक है, तो आप जैसे कुछ भी अगर आपको ढूंढना, मान लीजिए आप LPI ढूंढ रहे हैं तो आपको गूगल पे अलग अलग देखना पड़ेगा ना, उसमें भी आपको अलग सर्च करना पड़ेगा इंडिया की क्या रैंकिंग है, टॉप जैसे जर्मनी है, टॉप में कौन सी कंट्री आती है इसमें। तो ये टेबल आपको डायरेक्ट 4 चीज़ों के बारे में एक साथ बता रही है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग चीज़ें, जैसे ये LPI वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर वर्ल्ड बैंक, OECD जो है ट्रेड फैसिलिटी इंडेक्स को निकालती है, पब्लिश करती है, एनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं कई बार, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। और ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा इसे क्या मेज़र करती है। सबसे पहले LPI क्या मेज़र करती है, तो लॉजिस्टिक फ्रेंडलीनेस ऑफ कंट्री, मतलब लॉजिस्टिक कितनी उनमें फ्रेंडलीनेस है। ठीक है,
ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर डूइंग बिजनेस, टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द लॉजिस्टिक प्रोसेस ऑफ कंट्री। ठीक है, और टाइम एंड जो कॉस्ट है, कितना टाइम लगता है, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है जैसे आपको मान लीजिए कुछ सामान अगर अपने शहर से दूसरे शहर में भेजना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका एक तो खर्चा लगा उसे पैक करने में, ठीक है, लोड करवाने में किसी व्हीकल वगैरह में, दूसरे शहर में आप दोबारा उसे अनलोड भी तो करवाएंगे भेजने के लिए, ठीक है, तो ये सारा जो पैसा लगा है, ठीक है, और टाइम लगा है, ये टाइम एंड कॉस्ट आ जाता है। लॉजिस्टिक होता है इसको पैक करके दूसरे जहाँ पे भेजना होता है गंतव्य स्थान वहाँ पे भेज देना, ठीक है, ये लॉजिस्टिक होता है। तो प्रोसेस ऑफ कंट्री। उसके बाद ट्रेड फैसिलिटी इंडेक्स, असेसमेंट ऑफ ट्रेड फैसिलिटी पॉलिसीज़, एरिया ऑफ फॉर एक्शन, इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स, अनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स, तो फैक्टर पॉलिसीज़ एंड सर्विस दैट फैसिलिटेट ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर एंड टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग दे दी अलग अलग चारों में, और टॉप 5 जैसे इसमें टॉप 5 दे रखे हैं, यहाँ पे टॉप नीदरलैंड इसमें टॉप कर रखा है, इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन से जुड़े घटनाक्रम, WTO रिलेटेड डेवलपमेंट। सबसे पहला है ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, जो हमारे वो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कॉपीराइट वगैरह के वो होते हैं ना, पेटेंट पूल, वो सब इसी में आया हुआ था। ठीक है, तो ट्रिप्स को जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो G20 के जो सदस्य देश हैं उन्होंने ये कहा कि वे एक समझौते के तहत समझौते पर कार्य करें, और जो देश हैं उनको ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात ट्रिप्स से संबंधी जो प्रावधान या लोचशीलता है उसका उपयोग करने में सक्षम बनाए। मतलब ट्रिप्स कैसे, जैसे कि आपने कुछ अगर मान लीजिए साइंटिफिकली आपने कुछ नया बना दिया, तो आप पेटेंट वगैरह लेंगे ना, तो आपको ट्रिप्स के थ्रू जाना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई नई मान लीजिए दवाई बन जाती है, तो उसको पेटेंट लेने में 2-3 महीने निकल जाएंगे, है ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा इसको जो है लोचशील बनाए, थोड़ा मतलब जो है इसको, जैसे वो पेटेंट पूल आपने सुना होगा, अभी आगे आएगा भी, तो वो कर दें। ठीक है, तो इससे जो है जो उसका टाइम है फटाफट दवाई बन के, और जो ट्रांसफ़र करने का टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो भारत ने जो वहनीय कीमतों पर आवश्यक दवाएं, उपचार और टीके हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे ट्रिप्स हैं उसके प्रावधानों के उपयोग को बढ़ावा लागू करने के लिए एक समझौते का आह्वान किया। जो भारत द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 है, उसके अंतर्गत इन प्रावधानों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो भारत जिस कारण से इस समझौते की मांग कर रहा है, वह राष्ट्रों के लिए जो अनिवार्य पेटेंट वाली दवाएं हैं उनकी जेनरिक संस्करण के विनिर्माण हेतु अनिवार्य लाइसेंस जारी करना संभव बनाएगा। तो अगर ट्रिप्स के बारे में देखें तो ये है क्या, तो जो ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी है वस्तुतः देशों के लिए एक पेटेंट के प्रभाव उसको कम करने हेतु एक नीतिगत व्यवस्था है। जो ट्रिप्स समझौता या ट्रिप्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य है उस पर वर्ष 2001 की जो दोहा घोषणा पत्र है उस संबंध में कुछ प्रावधान प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य क्या था, जो विकासशील और जो अल्प विकसित देश हैं उनके लिए ट्रिप्स संगत मानदंडों का अनुपालन करने में जो है सक्षम बनाना। ठीक है, ताकि वे अपनी सार्वजनिक नीतियों का निर्माण या तो दवा उत्पादों, इसकी उपलब्धता या उनकी जैव विविधता, इसकी सुरक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कर सके। मतलब अगर वहाँ का कोई देश जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, यहाँ से अगर कोई मान लीजिए कुछ पेटेंट कराता है तो उनकी भी रक्षा की जा सके। ठीक है, तो इसके लिए ये जो है बनाया गया था। उसके अलावा जो आर्थिक विकास है उसका समर्थन करने वाली जितने भी वृहद आर्थिक संस्थागत स्थितियाँ हैं उनकी स्थापना की जा सके। अब देखिए, सबसे पहले ट्रिप्स समझौता देख लेते हैं। तो ये 1995 में लागू जो ट्रिप्स समझौता है वो बौद्धिक संपदा पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है। जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर सबसे बड़ा समझौता था। 1986 और 94 के बीच जो है इसे जो है GATT, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, उसके उरुग्वे जो दौर था उसके दौरान वार्ता हुई, जिसके बाद जो है GATT को जो है कन्वर्ट करके WTO जो है बना दिया गया था। ठीक है, यह प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले संरक्षण का न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। ठीक है, जो समझौता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के जो मुख्य कन्वेंशन है औद्योगिक संपत्ति है उसके संरक्षण के लिए, जो हमारा पेरिस कन्वेंशन था और साहित्य, मतलब ये 3 हमारे टोटल कन्वेंशन है। ठीक है, ये समझौता जो ऊपर हुआ है, ये ट्रिप्स समझौता, ये इन तीनों के अनुरूप है। ठीक है, विप्रो, पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन, इन तीनों का ये अनुरूप है। इसमें जो सिविल और प्रशासनिक प्रक्रिया और उपचार, अनंतिम उपाय, सीमा उपाय और आपराधिक प्रक्रियाओं से संबंधित विशेष आवश्यकताओं संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। ठीक है, यह समझौता जो है
ट्रिप्स दायित्वों के अनुपालन के लिए जाने वाले विषय में विश्व व्यापार संगठन जो WTO है उसके सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को WTO की विवाद निपटान प्रक्रिया के अधीन करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है किन क्षेत्रों को कवर करेगा। मान लीजिए आपने कुछ आविष्कार किया नया, कॉपीराइट संबंधित अधिकार हो, ट्रेडमार्क हो, भौगोलिक संकेत हो, है ना, GI टैग्स होते जैसे, औद्योगिक डिज़ाइन, पौधों की नई प्रजातियाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट डिज़ाइन हो, व्यापार रहस्य और टेस्ट डेटा। ठीक है, WHO की सदस्यता में ट्रिप्स समझौते का अनुपालन करने की बाध्यता सम्मिलित है। ठीक है, WTO के अंदर इसकी जो है बाध्यता है अनुपालन करने की। तो ट्रिप्स के अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले अनिवार्य लाइसेंसिंग, मतलब कंपलसरी क्या होगा, लाइसेंस होगा। तो अनिवार्य लाइसेंसिंग सक्षम जो सरकारी प्राधिकरण होता है उसको पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष या सरकारी एजेंसी को पेटेंट आविष्कार के उपयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करने में सक्षम बनाती है। समानांतर आयात, पैरेलल इम्पोर्टेशन, यह जो पेटेंट धारक होता है या जो स्वामी की सहमति के बिना किसी अन्य देश में विपणन किए जाने वाले पेटेंट उत्पाद या उसके आयात को संदर्भित करता है। ठीक है, उसके बाद है पेटेंट से छूट। तो पेटेंट से छूट क्या होगा, मतलब इस समझौते के तहत जो फार्मास्यूटिकल होता है, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई की जो कंपनी है, उसके सहित जो ज्ञात उत्पाद है उसके नए उपयोग हेतु पेटेंट की जो आवश्यकता होती है वो नहीं होती, और देशों को नवीनतम आविष्कार कदम या औद्योगिक प्रायोज्यता के अभाव ऐसे प्रयोगों को संरक्षण ना प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अनिवार्य लाइसेंसिंग, आपने मान लीजिए पेटेंट कुछ करवा लिया कोई आविष्कार करके, ठीक है, तो ये तो है नहीं कि ज़िंदगी भर आपसे ही जो है उसकी वो अनुमति लेते रहेंगे, तो एक कंपलसरी लाइसेंस बना दिया जाता है। ठीक है, उस लाइसेंस को लेने के बाद पेटेंट जो धारक होता है उसकी अनुमति की भी आवश्यकता मतलब नहीं होती है। आप जाइए और अगर उसका यूज़ करना है तो आप जाके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें भी क्या करते हैं, एक पैरेलल जो पेटेंट धारक होता है उसकी अनुमति के बिना आप जो है उसके पेटेंट बनाई गई जो चीज़ है उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेटेंट से छूट होती है, मतलब इसके अंतर्गत जो है अगर आप पेटेंट से एग्जेप्शन मिल गई आपको किसी पेटेंट को तो उसके लिए भी जो है पेटेंट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, मतलब आप जो है इसे उस चीज़ को संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कोई भी जाकर उसे बना सकता है। उसके बाद डेटा संरक्षण पर सीमाएं, किसी दवा उत्पाद की बिक्री या विपणन जो होता है, मतलब जो ट्रांसफ़र होता है उसकी अनुमति के लिए शर्त के रूप में दवा जो नियामक प्राधिकरण होगा उसकी ओर से दवा कंपनियों द्वारा उत्पाद की जो सुरक्षा, गुणवत्ता, प्रभावकारिता उसका प्रदर्शन करने वाले डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नियत की जाती है। ठीक है, मतलब जो पेटेंट का जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसकी ये सब चीज़ भी हमें साथ में देनी होंगी, उसका डाटा देना होगा। अल्प विकसित देश की अगर बात करें, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, तो उनके लिए संक्रमण अवधि का विस्तार, दोहा घोषणा पत्र ने में संशोधन ने जो ट्रिप्स दायित्व हैं उसके कार्यान्वयन हेतु जो LDC जो देश हैं उनके लिए संक्रमण अवधि को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मतलब इस टाइम पीरियड पे आपको पेटेंट जो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको मतलब पेटेंट वो करवाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले जो लाइसेंस वगैरह लेना होता है ना, आप उसको सीधा यूज़ कर सकते हैं। पेटेंट पूलिंग, ठीक है, यही जो मैं बता रहा था ऊपर, पेटेंट को पूल कर लेना, एक ही पेटेंट को, मतलब अगर मान लीजिए कल को कोरोना की दवाई कोई 100% जो सेफ़ है वो बना लेता है, ठीक है, तो आप उसको पेटेंट पूल कर सकते हैं, एक ही दवाई को जो है सारे राष्ट्र एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कारपूल वगैरह नहीं होता, 2 लोग 3 लोग मिलके जो है एक ही गाड़ी में जाते कि कहीं से, जैसे वो कारपूल ऐप भी है। ठीक है, तो पेटेंट पूलिंग जो वस्तुतः 2 या 2 से अधिक जो पेटेंट मालिक है उनके मध्य एक दूसरे को या किसी तृतीय पक्ष को अपने पेटेंट का लाइसेंस प्रदान करने हेतु किया जाने वाला एक समझौता है। यह अधिक से अधिक नवाचार जो इनोवेशन होगा, सहयोगात्मक रिसर्च होगी जो अनुसंधान विकास का समर्थन करता है, पेटेंट व्यवस्था में विद्यमान बाधाओं को दूर करता है और उत्पाद के विकास को तीव्र करता है। ठीक है, उसके बाद है कोविड-19 के वर्तमान प्रकोप एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के संबंध में अगर पेटेंट पूलिंग एक अभिनव प्रकार की साझेदारी हो सकती है जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में निजी क्षेत्र द्वारा धारित जो बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, IPR, उसके प्रबंधन हेतु किया जा सकता है। ठीक है, यह एक पूल का सृजन कर और तत्काल लाइसेंसिंग की व्यवस्था के माध्यम से दवाओं और टीकों को खोजने के प्रयास को और भी तीव्र कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है रूल ऑफ ओरिजिन, ये हमने जनवरी की उसमें पढ़ा था, मतलब जैसे चाइना क्या करता है, हमने अगर उसका माल बैन कर दिया तो दूसरे देशों के थ्रू डंप कर देता अपना माल इंडिया में, तो हमने ये कहा जो भी मतलब प्रोडक्ट आएगा उसका रूल ऑफ ओरिजिन, मतलब कहाँ पे वो बना है, ये इंडिया को पता होना चाहिए, मतलब किसी भी देश को पता होना चाहिए। ठीक है,
तो ये वही है रूल ऑफ ओरिजिन, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो इसके लिए जो उद्गम प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये होता क्या है, इसके लिए राजस्व विभाग ने जो सीमा शुल्क नियम 2020 है, व्यापार समझौते के अंतर्गत जो उद्गम के नियम का प्रशासन है, जिसे इंग्लिश में CAROTAR कारोटार 2020 कहा गया है, अधिसूचित किया है, जो 21 सितंबर 2020 से लागू हो गया है, ठीक है। तो इसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन या उद्गम का नियम है क्या, यह देश में जो आयातित उत्पाद है उसके उद्गम देश को निर्धारित करने का एक तंत्र है। मतलब जो भी माल आ रहा है हमारे देश में, हमें पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में बना कौन से देश में, ठीक है। इसका मुख्य रूप से यूज़ क्यों होता है, वाणिज्यिक नीति के लिए, जो डंपिंग रोधी शुल्क है और सुरक्षा उपाय जैसे उपायों और साधनों को कार्यान्वित करने के लिए, यह निर्धारण करने के लिए जो आयातित उत्पाद है उसमें MFN जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, जिसे हिंदी में परम अनुग्रहित राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में याद रखिएगा, हमने अभी तक मैक्सिमम जगह इंग्लिश में देखा, तो परम अनुग्रहित राष्ट्र है, व्यवहार या अधिमान्य व्यवहार प्राप्त है या नहीं है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए जो माल आ रहा है वो हमारे MFN देश से आ रहा है या फिर किसी चाइना या ऐसे देश से आ रहा है जिस पे हमारा MFN का दर्जा प्राप्त नहीं है। उसके अलावा व्यापार सांख्यिकी के उद्देश्य के लिए लेबलिंग और चिन्हांकन संबंधी आवश्यकताओं को अनुप्रयोग के लिए, सरकारी खरीद के लिए, ठीक है। उसके लिए हमें जो सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये क्या होता है, ये जो है एक प्रमाण पत्र है, वह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि एक विशेष निर्यात की जो शिपमेंट है उसकी वस्तु किस देश या फिर कहाँ से प्राप्त, उत्पादित, विनियमित या फिर संसाधित है, ठीक है। इसके द्वारा जो उत्पाद की राष्ट्रीयता है उसकी घोषणा की जाती है, मतलब कौन से राष्ट्र का है ये। यह सीमा शुल्क या व्यापार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक द्वारा की गई घोषणा के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। निर्यातक द्वारा उद्गम प्रमाण पत्र को आयातक देश के लैंडिंग पतन पर प्रस्तुत करना होता है, मतलब जब हमारे देश में वो आएगा ना, तो जहाँ पे भी लैंड करेगा वहाँ पे इसे प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद रूल्स ऑफ ओरिजिन या उद्गम के जो नियम हैं ये दो प्रकार के हैं। एक तो गैर अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन, नॉन प्रिफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन। ये नियम जो है किसी व्यापार अधिमान्यता या तरजीही की अनुपस्थिति में लागू होते हैं। ऐसे में जो कोटा, एंटी डंपिंग या मेड इन लेबल जैसे कुछ नीतिगत व्यापारिक उपायों के माध्यम से उद्गम स्रोत का निर्धारण किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत जो है उसका जो एंटी डंपिंग, मेड इन कहाँ पे बना है, ये सब उसके ऊपर पहले से ही लिखा होता है। एक होता है अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये नियम क्या करते हैं, जो पारस्परिक व्यापार अधिमान्य है उसमें या गैर परंपरागत व्यापार अधिमान्य, उसमें दोनों में लागू होता है। मतलब जो विकासशील देश हैं या फिर जो क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का जो या सीमा शुल्क संघ है, जो हमारे मतलब टैरिफ उन दूसरे राष्ट्रों के साथ तय हो रखे हैं। तो प्रत्येक व्यापार समझौते में शामिल राष्ट्र अपने हिसाब से जो उद्गम के नियम है उसका निर्धारण करते हैं। इसमें एक वैध उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने का एक गाइडलाइंस भी होती है, ठीक है। अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन गैर अधिमान्य रूल्स ऑफ नियमों की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक है, ठीक है। मतलब जो ये ऊपर वाला है अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन, ये ज़्यादा प्रतिबंधात्मक है इस एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रीफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन से। सामान्य वस्तु के उद्गम देश को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड। तो कौन से मापदंड जो है यूज़ करते हैं, सबसे पहले पूर्णतः प्राप्त मापदंड। इसमें क्या करते हैं, जो मान लीजिए हमारे देश में कोई प्रोडक्ट आया तो हम ये पता करते हैं कि उसमें कोई दूसरी सामग्री तो नहीं मिली हुई, मतलब किसी आदान सामग्री का समावेश बिना किए निर्दिष्ट देश में उत्पादित या प्राप्त वस्तुएं सम्मिलित होती है, ठीक है। कोई मतलब मिक्सिंग की चीज़ें ना दे जाए जिससे हमें पता ही नहीं चले, एक का पता चल गया हमें ये कौन से देश से है, पर उसके अंदर जो मिला हुआ चीज़ है उसका नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इस टाइप से ना हो। उसके बाद संतोषजनक या पर्याप्त रूपांतरण मापदंड। पर्याप्त रूपांतरण से जो है किसी भी देश के जो उद्गम वस्तु होते हैं उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। इन मापदंडों को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से या एकल रूप से उपयोग की जाने वाली कुछ विधियाँ। कैसे हमें पता चलता है कि ये उद्गम जो स्थल है, जो उद्गम वाली इसकी ओरिजिनेटिंग है वो कहाँ से है। तो सबसे पहले मूल्य सामग्री विधि। जब किसी देश में वस्तु का वर्धित मूल्य एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाता है तो वस्तु को जो है संतोषजनक रूपांतरित माना जाता है, ठीक है। उसका जो पर्याप्त रूपांतरण होता है हम उसके बारे में पता करते हैं कि वो रूपांतरण हुआ है या नहीं हुआ। तो वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले मूल्य से पता चल जाएगा कि मूल्य मतलब उसका कितना बढ़ चुका है उस देश में, ठीक है। उसके अलावा जो रूपांतरित वो होगा रूपांतरित माना जाएगा, वो कब माना जाएगा, मान लीजिए आप उसका कोई शीर्षक या उपशीर्षक मतलब इसको अगर बदल देते हैं, ठीक है, जो उद्गम वाली जो वो है
उसके ऊपर मान लीजिए कोई ऐसा इंडिकेशन है कि ये इस देश की, आप उसको बदल दें तो वो वस्तु क्या होगी, तो रूपांतरित मानी जाएगी। ठीक है। उसके अलावा प्रक्रिया नियम विधि, जब वस्तु विनिर्दिष्ट निर्माण या प्रसंस्करण परिचालन से गुजर चुकी है तो वस्तु को संतोषजनक रूपांतरित माना जाता है। मतलब जो प्रोसेस्ड होता है ना, जैसे कि किसी का परिवर्तित रूप हो गया, ठीक है, विनिर्माण हो गया या प्रसंस्करण हो गया, प्रोसेस हो गया उसका, ठीक है, तो उसको संतोषजनक, उसको भी रूपांतरण माना जाता है। उसके बाद सहनशीलता का नियम, ये क्या होता है कि मतलब जो आपकी उद्गम वाली जो वस्तु है ना, वो अपना दर्जा खोए बिना, मान लीजिए आप उसको टैटू वगैरह आपने सब लगा दिया, नाम बदल दिया, पर हमें ये पता चल रहा है अब भी कि उसका उद्गम स्थान क्या है, ठीक है, तो हम उसको जो है गैर उद्गम वाली वस्तु के रूप में दर्ज होने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। ठीक है, अपना मतलब मूल कंटेंट उसे नहीं खोना चाहिए। उसके अलावा सीमा शुल्क नियम 2020 व्यापार समझौतों के अंतर्गत उद्गम नियमों का प्रशासन, ठीक है, इनका प्रशासन कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये नियम जो है भारत में वस्तुओं के आयात पर लागू होंगे जहां आयातक व्यापार समझौता जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके संदर्भ में अभिमान्य शुल्क दर का दावा होता हो। ठीक है, जो कैरोटार 2020 है जो शुरू में हमने देखा था, उसका उद्देश्य क्या है, रूल्स ऑफ ओरिजिन के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमाणन प्रक्रिया को सहज बनाना। ठीक है, जिसके जो हमारे जो ये वो है कैरोटार, उसमें जो भारत के संबंधित व्यापार समझौते अर्थात जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, पीटीए है जो अधिमान्य व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सीईसीए, सीईपीए, व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता आदि के अंतर्गत इन्हें निर्धारण किया गया। ठीक है, इन सबको इसी में निर्धारित किया जाएगा जो कैरोटार अधिनियम है। ठीक है, उसके बाद मुख्य प्रावधान क्या है, तो व्यापार समझौते के अंतर्गत शुल्क की जो अधिमान्य दर है उसका दावा करने के लिए जो आयात पत्र है, बिल ऑफ एंट्री है, वो दाखिल करते समय आयातक को, मान लीजिए आपने अपना सामान आप यहाँ भारत में लेके आ गए दूसरे देश से, ठीक है, तो आप जब एंट्री करेंगे तो जो बिल ऑफ एंट्री है उसके टाइम पे आपको क्या क्या दिखाना होगा, तो बिल में घोषणा करनी होगी कि जो आयातित उत्पाद है वो उक्त समझौते के अंतर्गत शुल्क की जो अधिमान्य दर है उसके लिए उद्गम वाली वस्तुओं के रूप में पात्र है। मतलब ये एक तरह से सर्टिफिकेट जो होगा उसका वो दिखाना पड़ेगा, उद्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा शुल्क की मान्य दर का दावा उचित अधिकारी द्वारा बिना जांच के अस्वीकृत किया जा सकता है। मतलब उसने जो वहाँ पे अधिकारी होगा वो कहेगा कि हम ये नहीं ले रहे और इसको अस्वीकृत कर देगा। ठीक है, अगर उसे लगेगा कि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है सीओ वो अधूरा है या उसमें कोई परिवर्तन किया गया है या जिसे जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है या उसकी तिथि एक्सपायर हो चुकी है उसका डेट। ठीक है, तो आयातक को क्षेत्रीय मूल्य सामग्री सहित जो रूल्स ऑफ ओरिजिन उससे संबंधित जो मानदंड है उससे जुड़ी सभी प्रासंगिक सूचनाएं भी प्रस्तुत करनी होंगी। ठीक है, उसके अलावा अधिकारी जो है आपसे सीओ के सत्यापन का अनुरोध भी कर सकता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उसका सत्यापन करिए। ठीक है, एक तरह क्रॉस चेक कर सकता है। अधिकारी प्रमाण की वास्तविकता या प्रामाणिकता के संबंध में संदेह की स्थिति में सीमा शुल्क स्वीकृति के दौरान इसका सत्यापन भी करवा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन रूल ऑफ ओरिजिन, तो इसके रूल्स क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले जो गैर अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन का दीर्घकालिक सुसंगतिकरण करना। ठीक है, मतलब इसे लंबे टाइम तक मतलब इसे सुसंगित करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियम अपने आप में व्यापार के लिए अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न ना करें। उसके अलावा यह उद्गम के नियमों वर्तमान में जो जारी वार्ताएं हैं उनके सामंजस्य के लिए एक कार्य योजना निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया के लिए 2 संस्थाएं स्थापित की गई हैं। कौन सी संस्थाएं हैं, तो सबसे पहले WTO के ढांचे के अंतर्गत गठित उद्गम के नियमों पर एक समिति, यह जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य इसमें प्रवेश हेतु खुली है। दूसरी जो जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है उसके तत्वाधान में उद्गम के नियम पर एक तकनीकी समिति, एक मतलब टेक्निकल जो है समिति होगी और एक जो है सिंपल नॉर्मल समिति होगी जिसमें WTO के सारे मेंबर शामिल होंगे। यह समझौता उद्गम के नियमों को निर्धारित करने के लिए सामान्य सिद्धांत भी प्रदान करता है, जैसे कि पारदर्शिता हो कार्य में, सकारात्मक मानक हो, प्रशासनिक आकलन हो, न्यायिक समीक्षा आदि जो उद्गम के अधिमान्य नियमों पर लागू होगा। ठीक है, उसके बाद है सर्विस ट्रेड एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेवाओं का व्यापार, मतलब सेवाएं जो देते हैं ना, जैसे हमारे जैसे मजदूर हैं
एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो उसी टाइप से। तो WTO में मुक्त जो ओपन सर्विस ट्रेड है उस पर बाध्यकारी समझौते का विरोध किया भारत ने, ठीक है। तो अन्य संबंधित तथ्य क्या है, जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों और जो कोविड-19 का वैश्विक प्रभाव है उसको संबंधित करने के प्रयास में जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जो मैक्सिको है, तीनों देश हैं आदि जैसे देशों ने जो WTO के सदस्य हैं उनके द्वारा जो अपने बाज़ारों को उदार बनाते हुए जो पर्यावरण संबंधी सेवाओं के व्यापार है उनको और अधिक किफ़ायती बनाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हालांकि जो भारत है उसने जो GATS है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, इसके तहत विकासशील देशों को प्रदत्त जो अंतर्निहित लोचशीलता है उसके महत्व का संदर्भ देते हुए इसका विरोध किया, ठीक है। मतलब जो इंडिया है वो इसमें एंट्री करना चाहता है, जो मॉडल 4 है, क्रॉस बॉर्डर लेबर मूवमेंट, क्योंकि भारत के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बाकी सबका वो विरोध कर रहा है। इसके अंतर्गत जो विकासशील देश हैं उनको अपने सीमित क्षेत्र को खोलने, कुछ विशेष प्रकार के लेन देन को उदार बनाने और अपनी विकास स्थिति के अनुरूप बाजार पहुंच का उत्तरोत्तर विस्तार करने हेतु लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। भारत ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि जो पेशेवरों की जो सुगम आवाजाही है उससे संबंधित सेवाओं के जो मोड 4 है, जो ये वाला है मोड 4, उस पर विस्तृत चर्चा प्रारंभ की जानी चाहिए, ठीक है। GATS जो GATT है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसके उद्देश्यों के समान ही सेवाओं में जो व्यापार होता है, मतलब सर्विस सेक्टर जो है, दूसरे देशों में जाके सेवा देना, सर्विस देना, उसको शामिल करने वाला प्रथम बहुपक्षीय समझौता है, ठीक है, GATS। यह जो है सेवाओं को व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों की एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने हेतु देश के लिए प्रतिबद्धताओं का एक तंत्र स्थापित करता है, साथ ही साथ देशों के मध्य जो विवाद है उनको हल करने के लिए भी एक तंत्र प्रदान करता है। GATS की बात हो रही है। इस पर जो उरुग्वे दौर के दौरान वार्ता की गई थी और यह वर्ष 1995 में लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए फिगर में दे रखा है जो इसके 4 मोड है, जो GATS है। मोड 1 में डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर सर्विस, कंजप्शन बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो, ठीक है, और लेबर मूवमेंट, ठीक है। तो भारत जो है ये तो चाहता है, बाकी के लिए अभी उसने मतलब मना कर दिया इसकी में आने के लिए। फार्म सब्सिडरी इशू, तो ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब भारत में जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो किन्होंने कहा है, जो जैसे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ, इन्होंने भारत से अपने जो कृषक है उसको जो प्रदत्त समर्थन है अर्थात कृषि सब्सिडी, उसमें कटौती करने के लिए कहा है। उनका कहना क्या है कि जो WTO है उसके कृषि पर जो समझौते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, उसके तहत निर्धारित जो मिनिमस सीमा है उससे अधिक है, जो पात्रता है उससे अधिक दे रखे, मतलब, ठीक है। डी मिनिमस है क्या, वस्तुतः घरेलू समर्थन की वह न्यूनतम मात्रा है जिसकी अनुमति जो WTO है वो जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसके अंतर्गत प्रदान की गई है, भले उससे जो है व्यापार में विकृति आए। विकसित देशों में यह सीमा जो है उत्पादन मूल्य के 5% तक, विकासशील देशों में 10% तक निर्धारित है, ठीक है। हालांकि सेंटर फॉर WTO स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए जो प्रति किसान एम्बर बॉक्स पात्रता है विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है। एम्बर बॉक्स क्या है, देखिए 3 बॉक्स होता है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है, सब्सिडरी दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और कॉज मिनिमल डिस्ट्रप्शन, नो लिमिट, ठीक है। मतलब जो ट्रेड को कोई क्षति पूर्ति नहीं करती है और मिनिमल डिस्ट्रप्शन करती है ट्रेड में, ठीक है। एम्बर बॉक्स जो कि भारत में कहा जा रहा है उसमें क्या होता है, ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडी, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, लिमिटेड टू 5% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। 5% एग्रीकल्चर पे दी जाती है और 10% डेवलपिंग कंट्री में। और ये ब्लू बॉक्स में क्या होता है, ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडी, बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में जो है सब्सिडी दी जाती है, अलाउड बट मस्ट बी डी साइंड टू मिनिमाइज ट्रेड डिस्टॉर्शन, जिससे जो ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है वो कम होता है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड में डिस्ट्रप्शन होता है, क्षतिपूर्ति होती है, वो ब्लू बॉक्स में होती है, ठीक है। उससे कम फिर एम्बर बॉक्स में और फिर ग्रीन बॉक्स में, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया कि जो अधिकांश विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में संलग्न लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है और अधिकांश किसान
कम आय वाले या संसाधनों से क्या है, वंचित है। जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उसके तहत सब्सिडी को 3 बॉक्स में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जो अभी हमने देखे ऊपर। उसके बाद भारत में निवेश परिदृश्य, इन्वेस्टमेंट रिजाइम। तो हाल ही में जो हमारा DPIIT डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसने 2019 से 20 के लिए जो FDI अंतर्वाह है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो दूसरे देशों से इन्वेस्ट आता है भारत में, उस पर एक डाटा जारी किया जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया गया, ठीक है। वर्ष 2019 से 20 में जो भारत है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसमें 18% की वृद्धि हुई, दर्ज की गई। भारत वर्ष 2019 में FDI के लिए शीर्ष 10 गंतव्यों में शामिल था, मतलब जो टॉप 10 थे उसमें भारत शामिल था इसमें, जिसमें मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गया। और विश्व बैंक की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक। तो 2020 में 63वें स्थान पर था भारत। इसके बावजूद विदेशी जो निवेश था उसमें GDP के 2% पर बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2019 से 20 के दौरान भारत में FDI इक्विटी प्रवाह 49.9 बिलियन डॉलर का था, ठीक है, 2019 से 20 तक, जो कि इसी अवधि के दौरान जो 83 बिलियन डॉलर प्रेषण था, मतलब जो हमारे देश से बाहर जा रहा था, उसके वार्षिक प्रवाह की तुलना में काफ़ी कम था, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाटा दे रखा है। टॉप 5 सेक्टर, टॉप 5 सोर्सेज। टॉप 5 सेक्टर कौन से थे? सर्विस, कंप्यूटर, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, ऑटोमोबाइल्स। टॉप 5 सोर्सेज कौन से थे? सर्विस में सिंगापुर, ठीक है। जहाँ पे जो टॉप 3 डेस्टिनेशन कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र का टोटल 30% है, जिसमें से सर्विस में सिंगापुर और उसी 30% में मॉरिशियस महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। मॉरिशस कहाँ से कर रहा था? कंप्यूटर एंड हार्डवेयर में, ठीक है। जैसे कि अगर हम कर्नाटका में जो 18% इन्वेस्ट हुआ तो उसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रेडिंग तीनों आ जाएंगे, जो कि मॉरिशस, नीदरलैंड और केमन आइलैंड, ये तीनों इसमें इन्वेस्ट करे थे 18% में, ठीक है। दिल्ली में USA और केमन आइलैंड ट्रेडिंग और ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। उसके बाद FDI के संबंध में हालिया घटनाक्रम अगर देखें तो हम, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो जैसे चाइना के साथ जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो रक्षा में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, ठीक है। तो मौजूदा नीति के तहत रक्षा उद्योग में स्वचालित मार्ग के तहत 49% और सरकारी मार्ग के तहत 75% तक FDI की अनुमति दी गई, ठीक है। मतलब जो सरकारी मार्ग के तहत जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 75% था, और जो प्राइवेट मार्ग से आया, स्वचालित मार्ग से, उसमें 49%, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच हेतु के लिए इन्वेस्टमेंट की गई। ज्ञातव्य की जो नई नीति है उसमें रक्षा क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन के माध्यम से जो FDI की सीमा उसको 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया है, ठीक है, जो स्वचालित मार्ग था। हालांकि यहाँ एक शर्त के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा खंड को भी जोड़ा गया। रक्षा क्षेत्र में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको प्रभावित करने की जो क्षमता है, वो वाले किसी भी विदेशी निवेश की जो समीक्षा करने का अधिकार है, अब सरकार के पास सुरक्षित है, ठीक है। जो मतलब FDI की समीक्षा करेगी वो सरकार करेगी। उसके बाद है डायरेक्ट टू होम, 100% FDI कर सकते हैं इसमें हम। DTH जो होता है ना, वो केबल वगैरह होता है, और 20 वर्षों के लिए लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद डिजिटल न्यूज़ में अगर कोई FDI इन्वेस्ट करना चाहे तो उसे जो है मतलब एक तरह से कंट्रोल किया गया 26% तक, क्योंकि न्यूज़ क्या होती है, पूरी पब्लिक के बीच प्रसारित होती है ना। अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें करेगा तो न्यूज़ उसके हिसाब से चलेगी, जिससे कि पब्लिक पर नेगेटिव इफेक्ट अगर वो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसकी वजह से उसे थोड़ा सा कम किया गया। एयर इंडिया में 100% कर सकता है FDI अनिवासी भारतीय। सरकार ने इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स है उसमें संशोधन किया। उसके बाद द्विपक्षीय निवेश संधि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT, तो ये क्या है, जो हाल ही में जो निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार है उसके द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसके परिदृश्य को देखते हुए भारत की जो मॉडल था द्विपक्षीय निवेश संधि 2016, उसकी समीक्षा की मांग की जा रही है, ठीक है। ये है क्या? द्विपक्षीय संधि जो दो देशों के मध्य संपन्न संधियाँ होती हैं, ठीक है, कोई भी दो देश हो सकते हैं, जिससे इनका उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को संरक्षण प्राप्त करता है। मतलब मान लीजिए एक देश ने दूसरे को पैसा दे दिया पर वो दूसरा देश वापस ही नहीं कर रहा है ना, तो इसके लिए कोई संरक्षण भी तो होना चाहिए। तो इस टाइप से द्विपक्षीय निवेश संधि बनाई गई थी 2016 में। ये संधियाँ जो है मेजबान देश के नियामक व्यवहार पर शर्तें आरोपित कर देता था। जो
विदेशी निवेशक है उसके अधिकारों को कम करने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाती है। ठीक है, मतलब उसे पूरे अधिकार देती है। तो इसकी शर्तें कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे इसके तहत जो मेज़बान देश है उस पर यह प्रतिबंध आरोपित होता है कि वह निवेश की गई जो पूंजी है उसको जब्त नहीं कर सकता। मतलब एक देश ने दूसरे को दी और दूसरे ने जब्त कर ली। ठीक है, इससे पर्याप्त मुआवजे के साथ सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति अधिग्रहण करने पर भी रोक लगाई गई है। इसमें जो मेज़बान देश है उस पर बाध्यता होती है कि वह जो विदेशी निवेश है उसके साथ उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार संबंधी समझौते का पालन करे, जो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट है, FET। इसके अंतर्गत जो संधि है उसमें निहित शर्तों के अधीन निधियों के हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है। ठीक है, मतलब पैसे का हस्तांतरण कर सकते हैं। सभी मेज़बान देश के संप्रभु नियामक निकायों के नियम उठाए गए कदम BIT के अनुरूप नहीं हैं, तो निवेशकों को अनुमति होती है कि वह मेज़बान देश के विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, BIT के अगर अनुरूप कार्य नहीं करेगा एक विदेश तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं शिकायत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के थ्रू। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और मेज़बान देशों के मध्य उत्पन्न विवाद से के निपटान हेतु जो निवेशक राज्य विवाद समाधान तंत्र है उसके अंतर्गत जिन निवेशकों को यह अधिकार होता है कि वे मामले को जो है निवेश संबंधी जो विवादों के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो केंद्र है, ठीक है, ICSID, इसके समक्ष ले जाएं जहां विवादों का निपटारा किया जाता हो। ठीक है, BIT की प्रमुख विशेषताएं अगर देखें हम तो इसके अंतर्गत जो है नए मॉडल BIT में निवेश की परिभाषा एक व्यापक परिसंपत्ति आधारित परिभाषा से हटकर उद्यम आधारित हो गई है। जहां मतलब पहले क्या था, परिसंपत्ति आधारित थी, अब जो है उद्यम आधारित, मतलब जो कारोबार वगैरह है उस पर आधारित हो गए, जहाँ किसी उद्यम को उसकी परिसंपत्ति के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, मतलब कितना उसका प्रोडक्शन है। परम अनुग्रहित राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN, परम अनुग्रहित राष्ट्र। BIT में जो MFN प्रावधान है उसका उद्देश्य विभिन्न देशों के निवेशकों के साथ साथ मेजबान राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले जो भेदभाव है उसको प्रतिबंधित करना है तथा सभी विदेशी निवेशकों को एक समान अवसर प्रदान करना है। विदेशी निवेशकों को जो MFN खंड है उसके माध्यम से जो BIT है, BITs हैं, उसके अन्य प्रावधानों का लाभ उठाने से रोकने के लिए भारत का जो मॉडल BIT है पूरी तरह से MFN खंड का त्याग करता है। ठीक है, मतलब भारत जो है उसने इसको अपनाया BIT को, तो इसी वजह से वो MFN का पूरी तरह से त्याग कर रहा है। ठीक है, निवेश संबंधी विवादों के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो ICSID है, ये वस्तुतः एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश से संबंधित विवाद को निपटाने हेतु विश्व की एक अग्रणी संस्था है। कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, मतलब ICSID, ये 1996 में विधिक विवादों के समाधान एवं अंतर्राष्ट्रीय जो निवेशक है उसके मध्य सुलह के लिए की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें 155 देशों ने ICSID अभिसमय की अभिपुष्टि की थी। हालांकि भारत अभी ICSID अभिसमय का पक्षकार देश नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत ने BIT 2016 अपना रखा है। उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार, FET, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, ऊपर देखा था हमने। इसका अर्थ क्या है कि विदेशी निवेशक मेजबान राष्ट्रों के अस्वीकार्य मनमाने उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसका संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो मेजबान राष्ट्र है उसके नियम कानूनों के अधीन ना हो, ऐसी तरह से। ठीक है, वर्ष 2016 के मॉडल जो BIT है उसके तहत FET जो प्रावधान है उसको सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि जो ISDC है ये भी एक तरह का बायलैटरल, मतलब वो है जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ट्रिब्यूनल प्राय इस प्रावधान की व्यापक रीति से व्याख्या करते हैं, इसकी बजाय इसे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रावधान दिया गया। ठीक है, ISDC। ठीक है, तो ये भी इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ISDS। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब ये भी एक तरह का जो हमारे जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होता है उसको ये फॉलो करता है। इस पर इंटरनेशनल लॉ पे ये फॉलो रहता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है ये मतलब उसका। ठीक है, तो जो भारत ये फॉलो करता है BIT 2016, इसमें FET के जो प्रावधान थे, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, इनको भी शामिल नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि इस प्रावधान की व्यापक रीति से व्याख्या करते हैं, इसके बजाय ये ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रावधान करते हैं। अगर ISDS तंत्र देखें तो ये 2016 के मॉडल BIT में भारत का जो ISDS हेतु है अपनी सहमति प्रदान कर दी है। हालांकि इस संबंध में जो है एक शर्त यह है कि जो
किसी विदेशी निवेशक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की सुविधा का लाभ उठाने के पहले कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक सभी स्थानीय जो उपाय के तहत अपनी चिंता का समाधान करने का प्रयास करना होगा। मतलब डायरेक्ट आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के पास ना जाके वहाँ पे मतलब स्थानीय जो उपाय होंगे उनको पहले प्रेफर करें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण संस्थाएं आगे इसके बाद। तो पहली है एंटी डंपिंग शुल्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा भारत द्वारा चीन से आयातित जो हमारी सिप्रोफ्लॉक्सिन थी उस पर एंटी डंपिंग शुल्क आयात किया गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही थी तो उस पर ये आयात लगाया गया। ठीक है, एंटी डंपिंग शुल्क तब अधिरोपित किया जाता है जब कोई देश या फर्म वस्तुओं का अपने घरेलू बाजार मूल्यों से कम मूल्य पर किसी अन्य देश में निर्यात कर दे। ठीक है, इसे आयात करने वाले देश में उत्पाद की कीमत तथा विनिर्माण फर्मों का लाभ व मुनाफा प्रभावित होता है। वाणिज्य विभाग द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क के संबंध में अनुशंसा की जाती है कि जबकि इस शुल्क के आरोपण का कार्य जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। जैसे कि स्टील जो वो होता है ना, चाइना का स्टील वो थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, तो वो दूसरे देशों के थ्रू हमारे में भेज देते हैं या डायरेक्ट भेज देते हैं। ठीक है, इससे हमारे जो घरेलू स्टील होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसे कोई नहीं खरीदता, ये सस्ता होता है इसे खरीदते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ही जो इनके देश में ज़्यादा होता है वो यहाँ पे ज़्यादा डंप कर देते हैं। ठीक है, केयर्नर्स ग्रुप, ये क्या है, ये एक कृषि व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण का समर्थन करने वाले जो 19 कृषि निर्यातक देश हैं उनका एक गठबंधन है। ठीक है, जो कृषि के वो होता है उसको निर्यात करते हैं। विश्व के कृषि निर्यातक में इनकी 25% से अधिक भागीदारी है। वर्ष 1986 में जो केयर्नर्स था ऑस्ट्रेलिया में, इसकी स्थापना की गई। भारत भी इसका सदस्य अभी नहीं है। ठीक है, ऋण सेवा निलंबन पहल, डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव DSSI, ये क्या है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, सर्वाधिक निर्धन जो देश हैं उनको कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव से निपटने में सहायता के लिए ऋण सेवा निलंबन करना। ठीक है, जो मतलब इनसे ऋण लिया जा रहा है उसको निलंबन प्रदान करना। यह निर्धन देशों को अपने संसाधनों को जो महामारी से संघर्ष करने और जीवन की सुरक्षा उस पर केंद्रित करने की अनुमति प्रदान करेगा। इसे जो वर्ल्ड बैंक है उसकी जो विकास समिति और जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो G20 है उसके वित्त मंत्रियों ने अप्रैल 2020 में इसे समर्थन किया था। उसके बाद धन शोधन एवं पर एशिया प्रशांत समूह APG, एशिया पैसिफिक ग्रुप। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि इसके सदस्य जो है धन शोधन, आतंकवाद के जो वित्त पोषण है, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार है, उससे संबंधित जो वित्तीयन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से जो है लागू करें। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। उसके बाद है करेंसी मैनिपुलेटर्स अर्थात मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी समूह। तो USA जो है उसने एक बार फिर से भारत को संदिग्ध विदेशी विनिमय नीतियों को अपनाने वाले और मुद्रा में हेरफेर करने वाले देश के रूप में अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है। ठीक है, ये 2-3 दिन पहले उसमें भी आया था करंट अफेयर में। तो अमेरिका सरकार द्वारा जो करेंसी मैनिपुलेटर है उसके रूप में उन देशों को चिन्हित किया गया जो डॉलर की तुलना में अपनी मुद्रा को जानबूझकर अवमूल्यन करते हैं। मतलब अपने पैसे की जो मुद्रा होती है उसका मूल्य गिरा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे देश में जो है डॉलर आए, मतलब विदेशी मुद्रा आए, और अनुचित मौद्रिक प्रथाओं में शामिल होते हैं। किसी देश को करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में नामित करना तुरंत किसी कार्रवाई को आकर्षित नहीं करता, परंतु वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक देश के प्रति विश्वास को जो है अवश्य क्षीण करता है। अगला है हस्तशिल्प और भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त खिलौने गुणवत्ता निर्देशक आदेश से मुक्त है। जो GI टैग्स है वो दर्जा प्राप्त खिलौने वाले जो गुणवत्ता नियंत्रक आदेश है उससे मुक्त है। तो यह जो भारत के खिलौनों के विक्रय और निर्यात के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने तथा जो भारत देश भर में जो स्वदेशी खिलौने उनके उत्पादन एवं विक्रय को बढ़ावा देने की दृष्टि से किया गया एक उपाय है। ठीक है, जो DPIIT है जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है उसके द्वारा जो भारतीय मानक ब्यूरो है उससे लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त मानक चिन्ह के उपयोग से संबंधित जो खिलौना द्वितीय शोधन आदेश 2020 है उसे जारी किया गया है। ठीक है, अगला है ईरान की नई करेंसी, ईरान न्यू करेंसी। ईरान की संसद ने अपनी वर्तमान मौद्रिक इकाई रियाल को लोकप्रिय तोमान से परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। नई
प्रणाली के तहत प्रत्येक तोमान का मूल्य 10,000 रियाल के समतुल्य होगा। ठीक है, जैसे हमने बड़े बड़े 2000 का नोट लॉन्च कर दिए ना इसी टाइप से, तो उनके एक 10,000 रियाल एक तोमान के बराबर होगा। ठीक है, तो बस ये आज के लिए इतना ही। अभी देखता हूँ मैं पॉलिटी का भी, अगर शाम तक वो हो गया तो अपलोड कर दूँगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कोना पकड़िए, किताब पकड़िए और बाहर ना जाएँ। ठीक है, तो ओके, लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए तो। उसके अलावा आपका दिन शुभ हो, जो भी बचा हुआ दिन अभी।